हेलो, आप सुन रहे हैं एपिसोड 13 ज्ञान और सुंदरता एक ही साथ होना। दिव्यानी ने बहुत गंभीरता से कहा, ओहो, अब तो उनकी उम्र भी हो रही है। मुझे लगता है उन्हें तुम्हारी ही चिंता सबसे ज्यादा है। और फिर उन्होंने ये बात कहकर बात पलट दी। आशिमा ने बहुत उलझे हुए भाव से दिव्यानी की तरफ देखा और कहा, उसे ये समझ आ गया था कि दिव्यानी क्या कहना चाह रही है, पर उसने ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ समझ ना आ रहा हो, क्योंकि हमेशा सारी बातें आशिमा की शादी और खुशियों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। दिव्यानी ने कहा, आशिमा, तुम अब 24 साल की हो गई हो और अभी तक सिंगल हो। तुम्हारे दादाजी को तुम्हारी चिंता तो होती ही होगी ना। आशिमा ने सोचा कि लगा ही था मुझे। आशिमा जोर से हंसी और जवाब दिया, नहीं नहीं, उन्हें मेरी कोई चिंता नहीं होती है। वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जितने बिजी हैं, उनके पास तो मेरी चिंता करने का भी टाइम नहीं है। और इतना कहकर वो अपना सर झुकाए चुपचाप खाने लगी थी। उसकी आंखें उसकी लंबी पलकों के पीछे छुप गई थी। दिव्यानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आशिमा के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था। तो वो भी नीचे झुकी और ऊपर की तरफ उसका चेहरा देखने लगी। फिर उन्होंने पूछा, आशिमा, क्या तुम किसी को पसंद करती हो? आशिमा ने घबराहट में अपना चेहरा ऊपर उठाया और कहा, आप क्यों पूछ रही हैं? तब दिव्यानी ने अपनी कमर सीधी करी और पीछे टिल्ट होकर बैठ गई। वो आशिमा को ऐसे घूर रही थी जैसे वो उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने आशिमा से पूछा, तो तुम किसी को डेट क्यों नहीं कर रही हो? अमन कितना सही बंदा है, और फिर रायजादा खानदान के दूसरे बेटे ने तो तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करी है। तुमने उन्हें अनदेखा क्यों कर दिया? दरअसल में दिव्यानी अमन को अपने पोते की तरह ही मानती थी, इसलिए वो आशिमा से इस तरह से उसके बारे में इतनी बात कर रही थी। आशिमा ने एक गहरी सांस ली और फिर वो अपना सिर खुजाते हुए पागलों की तरह हंसने लगी। उसने कहा, हम साथ ही बड़े हुए हैं और फिर इस तरह से मैंने उसके बारे में कभी सोचा ही नहीं। अभी हम सभी यंग हैं, हमारा ध्यान सिर्फ करियर पे होना चाहिए। दिव्यानी ने थोड़ा सोच कर कहा, आशिमा अभी अपनी बात खत्म कर ही पाई थी कि उसने देखा कोई मुंह बिचकाते हुए हंस रहा है। तभी एक लंबा सा आदमी उसके सामने आया और टॉन्ट करते हुए कहा, ये दूसरों पे ध्यान नहीं देती, आपको तो उल्टा कहना चाहिए। ये कहते हुए अर्णव एकदम गंभीर चेहरे के साथ अंदर आया और आशिमा को नफरत और घृणा के साथ देखने लगा। वो अच्छे से उसका डुअल नेचर जानता था। उसे लगता था कि आशिमा दादी माँ के सामने जितनी भोली बनने की एक्टिंग करती है, वो उतनी भोली थी नहीं। पर ये बात बस वही जानता था। दादी माँ तो आशिमा के भोलेपन का शिकार हो जाती हैं। तो यहां भी अर्णव ने आशिमा की बेइज्जती कर दी थी, पर दिव्यानी आशिमा के साइड थी और इसमें तो कोई शक नहीं था। उसने अर्णव को गुस्से से देखा और कहा, अगर अभी तुम पर कर्ज चढ़ जाए और तुम दिवालिया हो जाओ तो तुम्हारे पास कौन लड़की आएगी? आशिमा अर्णव को उसकी पर्सनैलिटी की वजह से बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अर्णव ने हमेशा से उसे डरा धमका कर रखा था और खुद हमेशा ऐसी लड़कियों से घिरा रहता था जिनके आगे पीछे कुछ नहीं पता होता था। तो भला आशिमा उसे क्यों पसंद करती? तभी दिव्यानी ने चिढ़ते हुए कहा, इतने सालों की मेहनत के बाद भी अर्णव ने अभी तक कुछ नहीं सीखा। मुझे तो आगे भी इससे कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनते ही आशिमा मुंह खोल के हंस पड़ी। हमेशा से दिव्यानी की आदत थी कि वो बहुत सटीकता से बात करती थी। अर्णव टहलते हुए दिव्यानी के बगल में बैठने गया और जैसे ही वो नीचे बैठने जा रहा था कि तभी उसने दिव्यानी की बात सुन ली और वहीं रुक गया था।
अपने चेहरे की तरफ इशारा करते हुए उसने चिल्लाते हुए कहा, ओ हेलो, मैं बॉलीवुड में बस अपने चेहरे के दम पर नाम कमा सकता हूं, वो भी बिना एयर वॉइस का नाम लिए। फिर उसने अपने सिर की तरफ इशारा किया और कहा, मेरे पास नॉलेज भी है और अच्छा चेहरा भी, तो ऑब्वियसली लड़कियां तो मेरे पास खुद ही कूद कूद के आएंगी। अर्णव ने अपनी बात खत्म करी और नीचे बैठ गया। उसने आशिमा के सामने से डिजर्ट उठाए और अपनी प्लेट की तरफ सरका ली। फिर उसने एक पीस उठाया और अपने मुंह में रख लिया। दिव्यानी और आशिमा उसे देखने लगे। फिर दिव्यानी ने कहा, हाँ, फिर तो अपनी बॉडी बुढ़ी बुढ़ी फीमेल डायरेक्टर्स को देकर तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कास्टिंग काउच तो सुना ही होगा ना तुमने। दिव्यानी की इस बात के बाद एक लंबी खामोशी छा गई थी। पर फिर क्या हुआ? क्या अर्णव ने पलटकर कोई जवाब दिया? यह बात यहां से घुमा दी गई। जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनना ना भूलिएगा पॉकेट एफएम पर, मेरे यानी विकास के साथ। हेलो, दिस इज चैप्टर 14। उसे कोई घातक बीमारी नहीं है। दिव्यानी ने कहा, हाँ, फिर तो तुम्हें अपनी बॉडी बुढ़ी बुढ़ी फीमेल डायरेक्टर्स को देकर तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी पड़ेगी। कास्टिंग काउच तो सुना ही होगा ना तुमने। दिव्यानी की इस बात के बाद एक लंबी खामोशी छा गई। अर्णव ने जब सुना कि उसकी दादी माँ ने क्या बोला, वो उस टाइम एक पेस्ट्री निगलने ही वाला था कि तभी पेस्ट्री उसके गले में अटक गई और उसे धक्का लग गया। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने तुरंत आशिमा के हाथ से पानी का ग्लास लिया और सारा पानी पी गया। फिर जाकर उसका गला कुछ ठीक हुआ। उसने नाराजगी से दिव्यानी को देखा और कहा, मिसेस दिव्यानी सिंह, क्या आपको पक्का यकीन है कि आप मेरी ही दादी माँ हैं? उन्होंने अर्णव का पक्ष किसी भी लड़ाई के दौरान कभी नहीं लिया था, एक बार भी नहीं। हमेशा वो आशिमा की तरफ ही रही थी और उन्हें इस बात का कोई पछतावा भी नहीं था कि वो आशिमा की वजह से अपने ही पोते की बेइज्जती कर रही थी। दिव्यानी ने एकदम गंभीर अंदाज में कहा, पता नहीं, यकीन तो नहीं है मुझे। और अपनी नजरें अर्णव के हाथ में जो ग्लास था उसकी तरफ कर ली थी। फिर वो चुपके से हंसी और कहा, इस टाइम जो ग्लास तुम्हारे हाथ में है, आशिमा ने उस ग्लास से पानी पिया था। दिव्यानी ने तो मन ही मन न जाने क्या क्या सोच लिया था। अगर किसी दिन उनका पोता और उनकी चहेती आशिमा साथ हो गए तो कहीं वो खुशी से बेहोश ही ना हो जाए। अर्णव ने उदास होने का नाटक करते हुए एक घूंट और भर ली। फिर कहा, भले आशिमा मूर्ख हो सकती है, पर उसे कोई घातक बीमारी थोड़ी ना है। यह सुनने के बावजूद वो शांत रही। पर आशिमा ने मन में सोचा कि उसके कहने का मतलब क्या था। जो भी हो, ये कोई पहली बार तो अर्णव ने बेइज्जती करी नहीं है, तो वो क्यों परेशान हो। भले अर्णव कुछ भी बोलता रहे। और वैसे भी दिव्यानी हमेशा अपने तरीके से उसकी बेइज्जती का बदला ले ही लेती है, तो इससे गुस्सा कम करने में काफी मदद हो जाती है। दिव्यानी अपने पोते को अभी तक समझ नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि क्या अर्णव का आशिमा की तरफ किसी भी तरह का कोई झुकाव नहीं है। पर अर्णव की आंखों में आशिमा एक नासूर की तरह थी। वो हमेशा उसमें बुराइयां ही ढूंढता था। उसके अलावा आशिमा ने तो कभी अर्णव की बुराई तक नहीं करी थी। दिव्यानी ने ये सुन रखा था, जो खाना अर्णव की गर्लफ्रेंड्स छू देती थी, अपनी चम्मच से वो खाना वो कभी नहीं खाता था। वो तो कभी उन्हें कार में आगे वाली सीट पे बैठने का हक भी नहीं देता था। पर आशिमा के प्रति तो पहले तो दिव्यानी ने सारी उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर आज का ये पानी के ग्लास वाला सीन देखने के बाद उन्हें लगा कि कुछ उम्मीदें अभी भी रखी जा सकती हैं। तभी दिव्यानी ने खुशी खुशी आशिमा की तरफ देखा। आशिमा, कल मैं अमन की दीदी जी से हमारे सीनियर सिटीजन्स की गैदरिंग में मिली थी। उन्होंने बताया
कि वो वापस आ रहा है अगले महीने। ओह, आशिमा ने धीरे से बोला और अपना सर झुका लिया। वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। जिस स्पीड से वो अपना खाना चबा रही थी वो भी अब काफी कम हो गई थी। अर्णव ने आशिमा की तरफ देखा और उसे लगा कि शायद वो उदास है। सुकून से उसकी तो आंखें चमक उठी थी, क्योंकि फाइनली आशिमा का ध्यान दादी माँ की बातों की तरफ चला गया था। तभी अर्णव ने आशिमा को चढ़ाने के लिए कहा, मैंने सुना था कि अमन किसी फॉरेनर को डेट कर रहा था और वो कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की थी, बल्कि वो तो अपने देश के रॉयल खानदान से भी रिलेटेड थी। देवयानी समझ गई थी कि अर्णव ये बातें क्यों कर रहा है। उन्होंने उसकी बात को काटते हुए कहा, विदेशी लड़कियों में ऐसी भी कोई खास बात नहीं होती है। हमारे देश की लड़कियां सबसे ज्यादा सुंदर हैं और मुझे तो वो लड़कियां पसंद है जो बिल्कुल हमारी आशिमा की तरह होती हैं। आशिमा और अमन के 2 महीने के रिश्ते के बारे में दोनों परिवारों के बड़ों को पता था, और जब ये बात दिव्यानी को पता चली थी तब तो उन्हें बहुत बुरा लगा था। पर फिर उन्होंने अपना विचार बदल लिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि अमन एक अच्छा लड़का है, और सबसे जरूरी बात तो ये थी कि वो आशिमा के साथ अच्छा बिहेव कर रहा था। सबको उनका रिश्ता मंजूर था। तो अचानक से ब्रेकअप की खबर आना बहुत चौंका देने वाली बात थी सबके लिए, और किसी को इसका कारण भी नहीं मालूम था। आशिमा ने किसी को कुछ भी ठीक से नहीं बताया था। बस इतना बोला था कि अमन आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाना चाह रहा था, इसीलिए इस रिश्ते को यही खत्म कर देने में दोनों की आपसी सहमति थी। सबने आशिमा की बात का अपना अपना मतलब निकाला था। अमन ने धोखा दिया था आशिमा को। फिर क्या हुआ जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहें मुझे यानी विकास को। हेलो, आप सुन रहे हैं पॉकेट एफएम और ये है एपिसोड 15। तुम्हें तो कोई इनवाइट कर ही नहीं सकता। आशिमा ने अपना सर ऊपर उठाया और दिव्यानी को पलटकर जवाब दिया, पता है मुझे, पिछले हफ्ते अमन ने मुझे ईमेल किया था। ऐसा लग रहा था मानो उसने चिढ़ में कहा हो। पिछले महीने उसने मुझे अपनी ग्रेजुएशन थीसिस देखने के लिए बोला था। मैंने सुना दिया उसे अच्छे से। ये सुनते ही अर्णव के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए थे। अब वो थोड़ा गुस्से में लग रहा था। अर्णव ने मन में सोचा कि ये अमन अभी भी इस लड़की के कांटेक्ट में रहना चाह रहा है, जबकि अब तो इनका ब्रेकअप भी हो चुका है। आखिर ये करना क्या चाह रहा है? देखो कितनी परेशान लग रही है वो। आशिमा की बातें सुनकर दिव्यानी भी अचंभे में थी। उन्होंने पूछा, क्या तुम अब भी अमन के कांटेक्ट में हो? जब से अमन विदेश गया है उन्होंने आशिमा के मुंह से कभी भी अमन का नाम नहीं सुना था। सबको यही लग रहा था कि उनकी दोस्ती लड़ाई पे आकर खत्म हो गई है। किसको पता होगा कि वो दोनों अभी तक एक दूसरे के संपर्क में होंगे। दिव्यानी को घबराहट होने लगी थी। उन्होंने सोचा कि आशिमा ने अमन के जाने के बाद बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। इन 3 सालों में वो बहुत आगे बढ़ चुकी है, और अगर अमन वापस आया तो क्या उसे अपने अतीत के फैसले पर पछतावा होगा? अगर वो आशिमा के पास वापस आ गया तो? आशिमा ने धीरे से कहा, दरअसल अमन मुझे ईमेल्स भेजता है। दिव्यानी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने बोला, ओह, और फिर वो अपने पोते की तरफ मुड़कर उसे कंफ्यूज्ड और शॉक्ड निगाहों से देखने लगी थी। पर अर्णव को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी बात पलटते हुए देवयानी ने आशिमा से कहा, आशिमा, यहां से डिनर करने के बाद कुछ फ्रूट्स और डेजर्ट खाकर ही घर वापस जाओगी तुम। फाइनली दिव्यानी ने भारी मन से आशिमा को सब कुछ हो जाने के बाद 9 बजे के बाद घर जाने के लिए अलाउ किया।
बाहर निकलते वक्त दिव्यानी ने आशिमा का हाथ पकड़ लिया और कहा, इतना लेट हो गया है और कल तो तुम्हें काम भी नहीं है। अगर आज रात तुम हमारे यहां ही रुक जाओ तो कितना अच्छा होगा। ये सुनकर आशिमा उनके गले लग गई। उस झप्पी से आशिमा अपनी दादी माँ के प्रति अपना प्यार दिखा रही थी। उसने कहा, मैं फिर आऊंगी, और वैसे भी मैं कौन सा आपसे बहुत दूर रहती हूं। दिव्यानी ने आशिमा की पीठ थपथपाते हुए कहा, चलो चलो फिर तो जल्दी जाओ, और जाने के लिए उसे धीरे से धक्का दिया। उन्होंने वहां कार के पास इंतजार कर रहे ड्राइवर को देखा और उसे सावधानी से गाड़ी चलाने के इंस्ट्रक्शंस दिए। ड्राइवर ने उनसे सम्मान से कहा, मैडम आप चिंता मत करिए, मैं इनका ध्यान रखूंगा। आशिमा ने हाथ ऊपर उठाकर दिव्यानी को बाय किया और कार में बैठ गई। ड्राइवर ने कार स्टार्ट करी और कुछ ही पल में वे आंगन से बाहर आ गए थे। दिव्यानी अभी भी भारी मन से उसी तरफ देख रही थी। लाइट्स ऑन होने की वजह से सेकेंड फ्लोर पर बने स्टडी रूम में तेज रोशनी हुई थी और एक लंबी सी आकृति छत पे आई थी। जैसे ही गाड़ी घर से निकली, उसके मन में बहुत से मिले जुले ख्याल आने लगे थे। अर्णव के हाथों में उसका सेलफोन बहुत देर से वाइब्रेट कर रहा था। उसने मैसेंजर पर हो रही ग्रुप चैट काफी समय से नहीं खोली थी। आखिर उसने वो ग्रुप चैट ओपन कर ही ली, जो उसके पुराने क्लासमेट्स की हो रही थी। सबको पता था कि अमन वापस आ रहा है, तो सब लोग गेट टुगेदर का प्लान बना रहे थे। आशिमा, आरोही और अर्णव उस ग्रुप चैट में कभी जवाब नहीं देते थे, बल्कि अमन जो विदेश में था वो भी कभी कभी ही जवाब दिया करता था। अर्णव ने उंगली स्वाइप की मोबाइल की स्क्रीन पर, यह देखने के लिए कि ग्रुप में कौन कौन लोग हैं। एक निकनेम था, हेलो अमेरिका NY। ये देखकर वो वहीं रुक गया था। ये आरोही का निकनेम था और उसके ओनर के साथ साथ ये नाम भी पिछले 3 सालों से गुमनाम था। आरोही, अब तो अमन भी वापस आ रहा है। अर्णव स्क्रीन की तरफ देख रहा था कि तभी उसने देखा कि ग्रुप चैट पर किसी ने उसका नाम लिया है। उसने मैसेज चेक किया तो देखा कि वो मैसेज अमन की तरफ से आया था। हाय अर्णव, मैं अगले महीने वापस आ रहा हूं, तुम और आशिमा आओगे ना मुझे एयरपोर्ट लेने। अर्णव का पहला रिएक्शन था कि वो मना कर दे, अमन को कह दे कि कुछ साल अब्रॉड रहने के बाद क्या तुम अपने घर का रास्ता भूल गए हो, खुद ही अपने घर चले जाना। अर्णव अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी को एयरपोर्ट लेने नहीं गया था, बल्कि उसको लेने के लिए लोग आया करते थे। अमन ने जवाब दिया, आशिमा सही थी, तुम्हें तो कोई इनवाइट कर ही नहीं सकता। उसके बाद क्या हुआ? क्या अमन को पिक करने के लिए आशिमा अकेले गई या आशिमा अर्णव साथ में गए, या इनमें से कोई नहीं गया? और क्या अमन की भारत वापसी आशिमा की लाइफ में उसकी वापसी करवाने वाली थी? जानेंगे अगले एपिसोड में। सुनते रहें पॉकेट FM पर मुझे यानी विकास को।